जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, उनका अभिनंदन है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उबाटा की नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है सियासत जो है वो बहुत गर्म है, क्योंकि उसमें धर्म संकट भी है, टैरिफ वाला धर्म संकट भी है, वक्फ वाला धर्म संकट भी है और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बुलडोज करना चाहती है, उसका धर्म संकट भी है। तो शुरुआत प्रियंका जी से करते हैं और प्रियंका चतुर्वेदी सवाल आपसे है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है या ठीक ठाक दिखाने का प्रयास हो रहा है? आप मुझे बताइए अमीश जी, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है? कि अभी 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जबकि पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए से बढ़ा दिया गया रातों रात, उस समय पर जब जनता को राहत की सांस मिलनी चाहिए थी? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, देश विदेशों के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, वो जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि टैरिफ जो यूएस टैरिफ इंपोज हुआ है वो किस तरीके से हमारे ट्रेड पे प्रभाव डाल सकता है। जनता को कॉन्फिडेंस में लिए हैं, नहीं लिए हैं? क्या हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक भी बार पार्लियामेंट में टैरिफ्स के बारे में बात की है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बल्कि कॉमर्स मिनिस्टर को स्टार्टअप इंडस्ट्री को एनकरेज करने की बजाय महाकुंभ में जाकर कहते हैं क्या जिंदगी भर दुकानदार बने रहोगे, चाइना को देखिए। अरे चाइना जैसा आप सपोर्ट भी तो करिए, पॉलिसी से सपोर्ट करिए, फंडिंग से सपोर्ट करिए। आज देश के 80 लाख लोग राशन पे निर्भर हैं, रोजगार कहाँ है? तो मैं मानती हूं कि मेरे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए, पर हमारी जो प्राथमिकता है, जनता से जुड़ी हुई प्राथमिकता है, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जिस दिन यूएस के टैरिफ रोल आउट हुए थे उस दिन रात के 3 बजे तक हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट को लेकर। मैं उम्मीद कर रही थी कि कुछ हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने इस कदम उठाए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, क्या वहां के ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई है और कैसे हमें राहत मिलेगी, पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो बस यही है कि पटरी पे लाने के लिए वो डिरेलमेंट जो होता रहता है ना, उसको काबू में लाना जरूरी है। तो सुधांशु जी, विपक्ष के अनुसार तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका वक्फ पे ज्यादा ध्यान है, टैरिफ पे कम है। क्या आपको लगता है कि ये आपका भी सियासी धर्म संकट है? क्योंकि मैं ऑपोजिशन जो बात बोलती है उसको कोट कर रहा हूं कि बीजेपी मुद्दों को इसलिए भटकाती है कि उनको पॉलिटिकल फायदा हो सके। देखिए, यहीं पे समझ में आता है कि विपक्ष की सोच और समझ क्या है। टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया के एक स्टॉक एक्सचेंज बताइए जिसमें क्रैश ना हुआ हो पिछले 48 से 72 घंटे में। चाहे जापान का निकेई हो, चाहे हांगकांग का हैंगसेंग हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे ड्यूटिश मार्क हो, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स हो, हमारा 3.4% गिरा है। आपको पता है हैंगसेंग तो 13.5% गिरा है, 15% तक जापान का गिरा है और अकेले अमेरिका में $7 ट्रिलियन डूबा है, 420 लाख करोड़। भारत में 17 लाख करोड़ रुपए। भाई, इसके बाद भी किसी को लगे कि समझाने की जरूरत हो। मजे की बात यह है कि वो पार्टी कहे जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं, विदेश घूम घूम के खूब भारत के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर क्या है। इसके लिए कहा जाता है अमित जी, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। तो ना समझ को कैसे समझाया जा सकता है? अब रही बात इसकी, तो ना समझ कौन है? अब मैं एक सीरियस बात बता दूं। देखिए, टैरिफ्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाने का निर्णय लिया, सिर्फ भारत पे नहीं, सारा दोष ये लोग मोदी जी की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 60 देशों पे लिया है। और चाइना को तो अभी थ्रेटन किया है 50% लगाएंगे। हमारा उनके सामानों पे टैरिफ है 52%, उन्होंने 26% लगाया। 2 चीजों में हम चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए, एक फार्मास्यूटिकल और एक एग्रीकल्चर। फार्मास्यूटिकल में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अगर आपने कल का ही डिटेल पढ़ा हो तो यह आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% है। सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, $9.8 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं, इसको एक लाइन में बता, टैरिफ पे क्यों नहीं? होता क्या है कि दुनिया में जलजला आ गया है, ठीक, मगर उसके बाद भी
अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहेंगे जहाज के कैप्टन की गलती है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो, देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं, जहां तक वक्फ की बात है, तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में कहीं? एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है।